Okay, one second. हाँ. Hello, Lavanya. Welcome to the interview, and today we'll be like asking you basic details about BDS course. Okay. So just tell me Hello. about yourself. आपके बारे में मुझे आप पूरा बताओ. Um, First of all, hi, and हाँ. my name is Lavanya. I have done. I'm a dentist by profession. I have done my BDS, that is Bachelor of Dental Surgery from Bangalore. और मैं अभी MDS pursue करने जा रही हूँ soon, and I'm practicing dentist. So ओके, तो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर लाइक इस टाइप से आप आपका क्लिनिक है या आप किसी क्लिनिक में किसी को मतलब ज्वाइन कर रहे हो? मैंने अपने BDS करने के बाद दोस्त at present actually I'm waiting for my counseling for MDS because shortly it's supposed to start, तो मैं वेट कर रही हूँ उसका, इसलिए मैंने अभी तो रिसेंटली ज्वाइन नहीं किया है. ओके. किसी क्लिनिक को. तो आपने BDS कंप्लीट करने के बाद मतलब वर्किंग करी थी 1-2-3 साल, करीबन 2 साल? जी, मैंने जब अपना BDS कंप्लीट किया था तो मैंने उसके 2 साल तक किसी और के क्लिनिक में काम किया था फॉर एक्सपीरियंस. आई वांटेड टू नो कि क्लिनिक में कैसे काम करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है, कैसे मतलब क्लिनिक में कैसे पेशेंट हैंडल करते हैं, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कॉलेजेस में काफी हमें हेल्प मिल जाती है अगर किसी भी तरह की हम मतलब हमें कुछ पता ना हो तो हमारे सीनियर्स और स्टाफ हेल्प करते हैं. बट क्लिनिक इज वेरी डिफरेंट सिनेरियो. वो मतलब वहाँ काफी इंडिपेंडेंटली काम होता है और काफी कुछ आपको खुद सोच समझ कर प्रोसीजर करना होता है. तो मैं वो सब जानना चाहती थी कि वो कैसे रन करते हैं. बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है उसमें, तो मैं वो सब जानना चाहती थी, तो इसलिए मैंने क्लिनिक में काम किया था. ओके. एंड लाइक जैसे ये आपका AIPMT था या फिर अब नीट है, तो जो इनका स्ट्रक्चर है इन एग्जाम्स का, अगर कोई 1 साल ढंग से पढ़े तो ये एग्जाम्स को क्रैक करा जा सकता है, या फिर आप इस बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? जी बिल्कुल. इफ यू गिव 100% और आप अपने मतलब मैं यूजुअली जब मैं 12th के बाद ही कोचिंग करने गई थी MBBS के लिए, और मतलब मुझे डॉक्टर ही बनना था, तो मैंने लिया भी बायो साइंस ही था. मेरा मैथ नहीं था, तो मेरा डिसाइडेड था कि आई वांट टू गो टू इन मेडिकल फील्ड ओनली. तो मैंने जब मैं कोचिंग करने गई, एंड एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मतलब प्रिपरेशन करते कैसे हैं. तो एक्चुअली जो 12th पास बच्चे होते हैं उतने कोचिंग लेनी चाहिए आई फील, क्योंकि आप अपने से पढ़कर इतने जल्दी आइडिया नहीं हो पाता, क्योंकि काफी कुछ कोचिंग में सिखाया जाता है. जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने सिखाया जाता है, मल्टीपल चॉइस के मतलब क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन में खत्म करना है, काफी कुछ. NCERT तो बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं और जाननी होती है. तो रेफरेंस के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो हाँ, मैंने इसलिए कोचिंग करी थी, एंड इट हेल्प मी अ लॉट आल्सो. आपने कोचिंग वैसे कहाँ से करी थी, लाइक जनरली? मैंने एलन कोटा से करी थी. अच्छा, आप कोटा में रहे हो? आप कोटा में? हाँ. तो आप कोटा में 1 साल की ही कोचिंग करके आपने AIPMT निकाल लिया था? नहीं, मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि मुझे पहले ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, और मुझे आइडिया नहीं था एज अ यंग स्टूडेंट की. बट मतलब आपने अपना जो ये डॉक्टर बनने का सफर है वो 12th के बाद चालू किया, अगर एक तरह से देखा जाए, 12th कंप्लीट करने के बाद? हाँ. मैंने मतलब कह सकते हैं कि 11th-12 में मैंने एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट जैसे अपना टाइम निकाला. मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं तभी से प्रिपेयर करूं, पर हाँ बच्चे करते हैं एंड वो क्रैक भी करते हैं. तो अगर 11th-12th में अगर कोई अच्छे से पढ़ ले, एंड NCERT बुक्स आर इनफ कि उसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं जो पढ़नी चाहिए इसके लिए? NCERT काफी इनफ है, और उसके अलावा थोड़ा बहुत रेफरेंस बुक होती है, लेकिन NCERT बहुत कुछ प्रोवाइड करती है. अच्छा, स्पेशली फॉर UG के लिए. ओके. कोई गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है जो आप मतलब बताना चाहेंगे यहाँ पर कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, टू रेफर दिस बुक?
एक्चुअली मैं जब एलन में पढ़ी तो एलन खुद प्रोवाइड करता था अपने मटेरियल्स, उस मटेरियल। स्टडी मटेरियल्स। हाँ, बहुत सारे मटेरियल्स थे उनके, हर सब्जेक्ट के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से बहुत सारे थे। तो वो बहुत होते हैं। तो मतलब आप एनसीईआरटी का पढ़ लीजिए सबसे पहले, मतलब बच्चों को सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर ऑल दिस रेफरेंस बुक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने। मतलब बहुत से गाइड जैसे आते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल गए और उसका मतलब डिस्क्रिप्शन मिल गया और वो सॉल्व कर लिया और हो गया, नहीं। एनसीईआरटी इज मस्ट। जब जो बच्चे नीट के लिए नीट यूजी के लिए जा रहे हैं, आज की डेट के लिए बता रही हूँ, उन्हें एनसीईआरटी करना चाहिए। उसके बाद दे शुड गो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके। एंड फिर आपका मतलब लाइक बीडीएस आपका सेकंड चॉइस था बेसिकली, ऐसा कुछ था मतलब लाइक? इन जनरल, हाँ, इन जनरल क्या होता है कि यूजुअली बच्चे पहले, मैं एक्चुअली जिस टाइम मैंने मेडिकल फील्ड के बारे में सोचा, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि डेंटिस्ट्री भी एक मतलब उतनी ही इम्पोर्टेंट फील्ड है जितनी एमबीबीएस है, और वैसी ही रिस्पेक्ट देती है। हाँ, तो मुझे बस एमबीबीएस के बारे में पता था। मुझे जब मैं कोचिंग करने गई तब मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में पता चला, एंड मैंने उसके बारे में सर्च किया, पढ़ा कि उसमें स्कोप क्या क्या है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो मुझे पता चला कि इट इज इक्वली डिफिकल्ट एंड इक्वली रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एज एमबीबीएस। आप इसमें भी डॉक्टर ही बनेंगे। तो I was very much fascinated about this designation before my name, Dr. Lavanya. I just wanted that. So मैंने प्रिपरेशन करी एंड आई डिसाइडेड कि फिर मुझे डेंटिस्ट्री मिलेगा तो आई एम वेरी हैप्पी। तो बिकॉज आई अंडरस्टूड कि हाँ ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन। ओके 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 ओके। एंड लाइक जो बीडीएस जैसे आप कंप्लीट करते हो, तो जैसे एमबीबीएस के बाद आप लाइक क्या कहते हैं, कोई हार्ट सर्जन बनना चाहेगा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना चाहेगा आफ्टर बीडीएस, ऐसे आपके पास कौन सी टूल्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हो मतलब आफ्टर बीडीएस? हाँ, बीडीएस के बाद एमडीएस होता है, दैट इज मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, विच इज स्पेशलाइजेशन फॉर डेंटिस्ट्री। हमारे में टोटल 8 स्पेशलाइजेशन है। उसमें 5 क्लिनिकल है, एक पैरा क्लिनिकल है एंड 2 नॉन क्लिनिकल है। जैसे सबसे पहले स्पेसिफाई भी कर दो ना, लाइक व्हाट इज क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल। हाँ, जैसे जी क्लिनिकल मीन्स जहाँ पर आप ऑन पेशेंट सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं काफी हद तक, मतलब इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं और इस टाइप के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उन्हें क्लिनिकल बोलते हैं। ठीक है। पैरा क्लिनिकल मतलब पार्शियली आप इन्वेसिव ट्रीटमेंट करेंगे एंड ऊपर से डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है। एंड नॉन क्लिनिकल उसे कहते हैं सिर्फ डायग्नोसिस प्रोसीजर होता है, इसमें इन्वेसिव कुछ प्रोसीजर नहीं होता है। एमडी डॉक्टरों से कंपेयर कर सकते हैं कि सिर्फ मेडिसिन लिख के देने वाले जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, जैसे मेडिसिन वाले आप जैसे देने गएंगे तो वैसे ही एमडीएस इन ओरल रेडियोलॉजी जो होते हैं, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, वो नॉन क्लिनिकल में आता है, पर वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री। रेडियोलॉजी जो बोल रहे हो आप, इज इट रिलेटेड टू कैंसर? हाँ, नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें डायग्नोसिस होता है। हाँ, इसमें ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला ब्रांच है हमारी डेंटिस्ट्री का, क्योंकि इसी के पहले यहीं पर पेशेंट्स को भेजा जाता है। ये यहाँ पर ही सबसे पहले उनका डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट प्लान मतलब हमें देखा जाता है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही एक्सरे लिया जाता है कि एक्सरे तो ऊपर में भी दिखेगा तो वो भी उधर ही देखा जाता है। मतलब लाइक डायग्नोसिस करेंगे उधर ही, लेकिन उसके बाद जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा फिर उस स्पेशल डिपार्टमेंट में उसे भेजा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके ओके ओके। एंड लाइक अगर आप सपोज करो आफ्टर बीडीएस आप एज अ टीचिंग प्रोफेशन आप लेना चाहते हो, लाइक यू वांट टू गो फॉर बीइंग अ प्रोफेसर या ऐसा कुछ बनना चाहते हो आप, तो उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? बिल्कुल, एज अ टीचिंग, एज अ BDS also, as a MDS also, you can go for a teaching. It's a very good option.
बट बीडीएस और एमडीएस टीचर में मैं डिफरेंस ये बताना चाहूंगी कि आप एमडीएस में अगर आप एज अ एमडीएस आप ज्वाइन करते हैं फैकल्टी मेंबर, तो यू कैन एक्सपेक्ट एक्सपोनेंशियल करियर ग्रोथ एंड ज्वाइनिंग सैलरी भी काफी ज्यादा होती है। पर बीडीएस में क्या होता है कि कोई प्रमोशन नहीं होता। आप एक ट्यूटर की पोजीशन पे आप मतलब ज्वाइन कर सकते हैं एज अ स्टाफ, बट देयर इज नो मतलब प्रमोशन, एंड ज्वाइनिंग सैलरी भी काफी कम होती है। तो एज अ एमडीएस यू कैन बी अ लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, प्रोफेसर एंड देन एचओडी। तो प्रमोशंस काफी हैं एंड सैलरी भी अच्छी होती है। तो अगर आप एमडीएस हो तो प्रमोशंस आपको ज्यादा इजीली मिलेंगी कंपैरेटिवली। जी जी हाँ, और आपको सैलरी भी कंपैरेटिव अच्छी मिलती है। ओके, एक और चीज, आफ्टर एमडीएस कैन यू गो फॉर पीएचडी इन डेंटल सर्जरी या फिर डेंटल समथिंग? मतलब आफ्टर एमडीएस, जैसे आपने एमडीएस कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आप पीएचडी भी कर सकते हो सेम चीजों में, मतलब डेंटल सर्जरी। दैट इज द थिंग अबाउट डेंटिस्ट्री। एमडीएस इज लाइक, आप एमडीएस के बाद कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है, यही इसका स्पेशलाइजेशन है। और even as a BDS only you are a surgeon already. As a BDS ही एक सर्जन होते हैं, तो आप काफी काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल बिकॉज मार्केट में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एमडीएस इसलिए इतना पॉपुलर हो चुका है, इसलिए लोग चाहते हैं कि एक मास्टर डिग्री उनके साथ रहे, इसीलिए लोग कर रहे हैं। लेकिन एमडीएस के बाद एज इफ कोई अलग सा स्पेशलाइजेशन और नहीं है, जैसे एमबीबीएस वालों के लिए होता है वैसा नहीं है ये इसका स्पेशलाइजेशन। इसके बाद आप फेलोशिप वगैरह कर सकते हैं, वो 6 months 1 year का होता है, फॉरेन कंट्री में भी जाके लोग करते हैं। तो हाँ, वो एक फेलोशिप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ फेलोशिप है, वो कर सकते हैं बस। बट दैट इज द ओनली थिंग। आपने सही बात कही, रीजन बीइंग पहले तो लाइक लोग बीडीएस के बाद एमडीएस का सोचते भी नहीं थे। अब तो आई थिंक लगभग हर कोई एमडीएस का सोच रहा है आज के टाइम पे, बट पहले तो कोई सोचता भी नहीं था। तो अच्छा, फिर उसके बाद से ये लाइक जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बीडीएस के लिए कैसे निकलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, आर्मी में, या क्या क्या है इसके प्रोस्पेक्ट? जी, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आप आफ्टर बीडीएस ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर बीडीएस आफ्टर एमडीएस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आर्मी डेंटल कॉर्प है, उसमें एज ए डेंटल सर्जन आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके नीट के थ्रू उसकी इंटरव्यू होते हैं। उसके बाद टेरिटोरियल ऑफिसर होता है इंडियन आर्मी में। इन रेलवेज ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, एंड देन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में एज ए डेंटल सर्जन ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज अ डेंटल सर्जन आप ज्वाइन करें। Okay. Then only you can. And what about, like, suppose करो आप like after completing your degree, अब आप outside settle होना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, ब्रिटेन जाना चाहते हो, तो क्या हमारी डिग्री वहाँ मान्यता प्राप्त है? जी, ये बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन भी रहता है इस चीज को लेकर। मैं आज मैं बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि देयर इज मेनी कंट्रीज जो हमें अलाउ करती हैं और जो नहीं अलाउ करती है हमारी डिग्री को। बिल्कुल भी अलाउ करती हैं, वो कंट्रीज कौन सी हैं? जैसे न्यूजीलैंड है, वहाँ पे आप एज अ बीडीएस जा सकते हैं, पर उनका एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड डेंटिस्ट्री रजिस्ट्रेशन एग्जाम। आप वो क्लियर करेंगे तो आप उसके बाद एज अ डेंटिस्ट वहाँ काम कर सकते हैं। ओके। देन गल्फ कंट्रीज में भी आपको मतलब आप जाके काम कर सकते हैं, बस वहाँ ये है कि वहाँ एक MOH करके एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है, तो आप उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। देन इन UAE वहाँ पर आपको एक DOH करके एक लाइसेंस होता है, वो लेना होता है। दैट इज मस्ट टू वर्क इन UAE। उसके लिए फिर आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है, डेंटल GP एग्जाम। उसमें आपको एज अ BDS आपने अगर अपनी 4 साल BDS विथ 1 year इंटर्नशिप विथ ए टीचिंग हॉस्पिटल में काम किया है, तो वो आपको
उस एग्जाम के बाद अलाउ करते हैं। हम्म। एंड देन सिंगापुर में आप कर सकते हैं काम। सिंगापुर में आपको सिंगापुर डेंटल मतलब आपके पास एक जो डेंटल डिग्री होनी चाहिए वो सिंगापुर डेंटल काउंसिल से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो एंड हमारी देन डिग्रीज अप्रूव्ड आप है ऑस्ट्रेलिया में, हाँ हाँ, हमारी हाँ डिग्रीज जी अप्रूव्ड हाँ, है। हाँ। मतलब हाँ, आप उधर भी वो उनका क्वालिफाइंग एग्जाम है पर वो अप्रूव कर सकते हैं। एंड देन ऑस्ट्रेलिया में भी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, बट ये है कि वहाँ पे यू हैव टू गो थ्रू ए असेसमेंट प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि वो चेक करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट नॉलेज एंड क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड डेंटल काउंसिल है, उस स्टेज को आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद डेंटल काउंसिल ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वो फाइनल रिव्यू करती है और फाइनल डिसीजन लेती है। तो एंड उसके बाद कनाडा है, कनाडा भी हमारी डिग्री को मान्यता देती है, बट उसमें सीरीज ऑफ एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद आप लीगली सर्टिफाइड एज अ डेंटिस्ट काम कर सकते हैं कनाडा में। बट इन यूएस वो हमारी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उन्हें वो उनकी सेपरेट एक डिग्री होती है डीडीएस। तो वहाँ पे एक एनबीडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। फिर आपको वहाँ का डेंटल कॉलेज ज्वाइन करना होता है एंड देन यू हैव टू डू डीडीएस, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस एज अ डेंटिस्ट इन यूएस। अच्छा, मतलब अगर आप यहाँ से डेंटिस्ट बन के गए लेकिन यूएस में आपको फिर से पूरा डेंटिस्ट दोबारा बनना पड़ेगा, लाइक आपको एग्जाम क्लियर करना हाँ हाँ, इसीलिए अगर आप यूएस जाने के लिए अगर कोई सोच रहा है तो मैं उन्हें बेटर ये कहूंगी कि आप 12th के बाद ही ये सोचिए वहां जाने की, क्योंकि यहाँ पे 5 साल पूरे लगाकर फिर वहां जाके फिर उतना ही टाइम लगाना, और वो जो एनबीडीई पार्ट 1 पार्ट 2 वो पूरे ईयर लॉन्ग का एग्जाम है, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्रिपरेशन भी लगती है उन सब एग्जाम्स में। तो इससे आप अपने लाइफ के सिर्फ यूजी अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए आपके अपने 10 साल लगा देंगे। तो इससे बेटर होगा कि 12th के बाद अगर आप यूएस सेटल होना चाहते हैं तो 12th के बाद ही सोचें। बाकी कंट्रीज जिनके बारे में मैंने कहा, आप आफ्टर यूजी यू कैन अप्लाई। ओके। एंड व्हाट अबाउट द एग्जाम्स, लाइक जैसे कि यूएस की आपने अभी एग्जाम बता दी, यूएस के एग्जाम को क्या बोलते हैं आपने अभी बताया 2 मिनट पहले? एनबीडीई पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, दैट इज फॉर डेंटिस्ट। एंड जी जी, व्हाट अबाउट एमबीबीएस, अगर आप यूएस से एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तो? उनके लिए भी एक एग्जाम है, वो भी हमारी एमबीबीएस डिग्री को मैंने जितना सुना है यूके भी शायद नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर शायद करते हैं, मैं इतना श्योर नहीं हूँ एमबीबीएस के फील्ड में, बट उधर भी आपको एक उनका एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ता है, तभी वो अलाउ करते हैं। And what about the फीस स्ट्रक्चर, लाइक जैसे कि इंडिया में कई बच्चे जिनका नहीं हो पाता है वो चीपर फीस स्ट्रक्चर के लिए चाइना जाते हैं एंड यूक्रेन जाते हैं, मतलब जो सोवियत की कंट्रीज होती थी उनके, मतलब जो सोवियत कंट्रीज रशिया जाते हैं। तो आप ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा क्लियर करोगे, बिकॉज बहुत सारे लोग मेडिकल करना इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि कईयों को लगता है कि अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो वो शायद इतनी फीस भर ही नहीं पाएंगे कि वो मेडिकल कर पाएँ, तो इसलिए बहुत सारे लोग मेडिकल करते ही नहीं हैं आज के टाइम पे। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहते हैं हमारे देश में, डीम्ड कॉलेजेस के क्या रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की क्या फीस स्ट्रक्चर है, और आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर क्या है? जैसे चाइना, यूक्रेन, रशिया, ये जो कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर अफोर्डेबल। आप यहाँ पर हाँ मतलब मे बी 30 to 40 लाख के अराउंड खर्च होगा आपका, बट यू कैन स्टिल गो फॉर इट and get your degree कर सकते हैं to US and UK because and Canada because this बाकी ये जो countries हैं USA, UK, Canada, these countries are very expensive when come जब आप अगर MBBS या डेंटल पढ़ने की सोच रहे हैं वहाँ पे, तो
तो फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ पढ़ने का खर्च नहीं है, वहाँ पर रहने का भी खर्च है, खाने पीने का भी खर्च है. सम स्टूडेंट ऑफर पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो, बट समटाइम्स क्या होता है, काफी हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज मेडिकल फील्ड इज वेरी टायरिंग फील्ड, मतलब काफी काम होता है. तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप फाइनेंशियली काफी अच्छे स्टेबल हैं, तभी इन कंट्रीज की तरफ चाहिए, लाइक यूएस एंड यूके एंड ऑल दैट. बट हाँ, इफ मतलब मैनेजेबली आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं 30 to 40 lakhs के अराउंड, तो यू कैन गो फॉर चाइना एंड यूक्रेन, रशिया, एंड दिस कंट्रीज आर फाइन फॉर स्टडी, नो प्रॉब्लम. वहां से आपको आके इंडिया का MCC का एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड हमारे प्यारे भारत की अगर बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया में क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब उसका फीस स्ट्रक्चर क्या जाता है, प्राइवेट, गवर्नमेंट और डीम्ड इंस्टीट्यूट्स और उनके बारे में? जी, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी अफोर्डेबल हैं, मतलब ओनली फ्यू थाउजेंड्स में फीस रहती है. एंड लाइक फॉर डेंटल अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कम फीस रहती है यूजी के लिए, एंड लाइक इन सम 10,000 to some few thousand, like यूजी अगर आप GDC गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपकी फीस 20 से 25,000 ही होगी ईयरली. एंड अंडर ग्रेजुएशन की बता रही हूँ मैं. एंड जैसे आप किसी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो आपकी फीस अभी हर स्टेट ने एक्चुअली थोड़ा अपना अलग अलग स्टेट ने अपना एक सेपरेट वो बना लिया है, जहाँ पे वो डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर रख रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए. गवर्नमेंट के लिए एवरीवेयर इज सेम, नो प्रॉब्लम फॉर दैट. फॉर मेडिकल एंड डेंटल बोथ इट्स वेरी लेस, बट फॉर प्राइवेट डिफरेंट स्टेट ने डिफरेंट एक क्राइटेरिया सेट रखा है अपने फीस स्ट्रक्चर के लिए. तो जैसे कुछ कॉलेजेस नॉर्थ में 6 to 8 लाख पर ईयर ले रहे हैं, कुछ कॉलेजेस इन साउथ में 3 to 4 लाख ले रहे हैं पर ईयर. देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस इन उड़ीसा काफी अफोर्डेबल हैं, यू कैन गो फॉर उड़ीसा कॉलेजेस. इंडिया में अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं, लाइक सपोज करो आप अगर एक अफोर्डेबल कॉलेज में आप जाते हो MBBS करने, तो वहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है. लाइक ऐसा तो नहीं होता है कि फैसिलिटीज में कुछ कमी कर देंगे या फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी या ऐसा कुछ प्रॉब्लम? जी बिल्कुल नहीं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं. अगर वो फीस ले रहे हैं और उन्होंने बोला है तो वो बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वो मेडिकल काउंसिल से उनको अपना रिकॉग्नाइजेशन लिया हुआ होता है उन्होंने, हाँ एफिलिएशन लिया हुआ होता है, तो वो चीट नहीं कर सकते फैसिलिटीज एंड इन सब चीजों में, बिकॉज एंड एज फॉर एवरी इक्विपमेंट्स एंड सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, नहीं तो वो बिना पेशेंट के रन ही नहीं कर सकता. बिकॉज हॉस्पिटल होना चाहिए और वहाँ पेशेंट आएंगे तो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज वो रन नहीं कर पाएगा. तो हाँ, सारी फैसिलिटीज होती हैं और मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कि बच्चे से वो पैसे ले रहे हैं तो कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे, दे प्रोवाइड. ओके. एंड लाइक आप अगर अभी जो आप MDS की तैयारी कर रहे हो, आप इसमें किस चीज़ के लिए, कौन सी ब्रांच आपको मतलब सबसे फेवरेट है जो आप लोगे, एंड आप वो क्यों लेना चाहते हो? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है एंडोडोंटिस्ट, बिकॉज ये एवरग्रीन ब्रांच है डेंटिस्ट्री की. ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होने वाली, बिकॉज आज सब RCT करते हैं, सबको टूथ फीलिंग करनी होती है, सब पेन के लिए क्लिनिक डेंटिस्ट क्लिनिक जाते ही हैं. So this is actually my favorite branch, and और ये काफी पॉपुलर ब्रांच है, so that's it. Okay. And what about like अगर एक आप क्लिनिक खोलते हो आफ्टर BDS, तो जनरली क्या टाइम लगता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी मतलब जम जाएगी कहने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप एकदम स्टेबल हो जाओगे कंडीशन पे? ओपनिंग अ डेंटल क्लिनिक इज अ ग्रेट ऑप्शन. मैं तो बिल्कुल प्रेफर करूंगी. एज अ डेंटिस्ट, एवरी डेंटिस्ट शुड ओपन देयर क्लिनिक, बिकॉज
मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, डेंटल क्लिनिक बहुत अच्छा रन करते हैं इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड हैंड स्किल एंड गुड एथिक्स। तो आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे और बहुत स्मूथली रन करता है डेंटल क्लिनिक। तो एंड यूजुअली सेटअप करते करते मतलब अगर सेटअप करने में क्लिनिक्स तो सेटअप हो जाते हैं 2-3 महीने में। आप एक क्लिनिक लेकर रेंट पर एक जगह लेकर वहां पर अपना इंटीरियर बना के डेंटल चेयर डालकर 2-3 महीने में आप आराम से एक बहुत अच्छा क्लिनिक खोल सकते हैं। एंड हाँ, एक मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगता है, लाइक 6 months and 1 year, समटाइम्स 2 years ऑल्सो यू कैन टेक, जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद वंस आप सेटअप हो जाएंगे वहाँ मार्केट में, तो इट विल रन वेरी स्मूथली। ओके ओके ओके। तो अभी एंट्री कर रहे हैं, जो बीडीएस में अभी एंट्री करना चाह रहे हैं, उनको आप कुछ बोलना चाहोगे? लाइक मतलब लाइक कि वो क्या करें? अभी सपोज करें इस साल जो एज अ डेंटिस्ट करियर के लिए कॉलेज ज्वाइन करेंगे, उनको आप कुछ सजेशन दोगे कि लाइक हाउ टू स्पेंड देयर 5 years इन दैट कॉलेज? क्या चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए, या क्या मिस्टेक्स आपसे हुई थी जो आप नहीं चाहोगे कि कोई और से हो? मैं जब फर्स्ट, हाँ जी, जी, तो यूजुअली क्या होता है, हम जब नई जगह पे आते हैं, नई मतलब हमने जो मेडिकल फील्ड है, डेंटिस्ट्री हो या एमबीबीएस हो, हमने जब 12th में पढ़ा था, मैं ये कहना चाहूंगी जो 12th के बाद अब ज्वाइन करने वाले हैं, आप अपनी स्कूल लाइफ को भूल जाइए, बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट लाइफ आउट देयर। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। इफ यू वांट टू बी ए गुड डॉक्टर, गुड डेंटिस्ट, आप 100% दीजिए अपना। मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की तरह मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि यूजुअली में क्या होता है, 12th तक बच्चे कोचिंग ले लेते हैं, ट्यूशन ले लेते हैं, लेकिन कॉलेज में आपको खुद पढ़ना होता है। मतलब बस आपके पास बुक होती है एंड यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ। इवन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आपके फैकल्टी मेंबर्स या स्टाफ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको एक मतलब लाइन बैठ के पढ़ाए। सेमिनार्स होते हैं, आपको नोट्स खुद लिखने हैं, आपको ध्यान देना है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बोल रहे हैं। बिकॉज स्कूल में भी आती थी पहले एंड ऑल दैट, वो कुछ नहीं होता। तो they are going to treat you like a adult. You are no, आप अपने आप को बच्चा समझना या फिर छोट मतलब कि कम उम्र है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो भूल ही चाहिए। आपको एक अडल्ट की तरह बिहेव करना होगा, मैच्योर बिहेव करना होगा। एंड यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, मैं इतना कहना चाहूंगी। बिकॉज मैंने जितना देखा है, आप अपने हार्ड वर्क से अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, और अपना मतलब जो भी स्टाफ कहते हैं वो सुनना चाहिए, बिकॉज वो काफी एक्सपीरियंस हैं, दे नो वेरी वेल। तो मुझे काफी हेल्प रही है, मैंने अपने स्टाफ की काफी अच्छे से सुनी है, वो क्या कहते थे, उनकी टीचिंग को फॉलो किया है, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दीजिए। और क्योंकि ये जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो आपके कॉलेज के बाद काफी हेल्प करता है, बिकॉज कॉलेज में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो यस, कॉलेज में अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो यू कैन डू अ लॉट, मतलब बेटर आफ्टर योर कॉलेज। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, लाइक कि जैसे कि इंजीनियरिंग में जैसा कहा जाता है लास्ट मिनट स्टडीज। हेलो, हाँ, तो जैसे इंजीनियरिंग में कहा जाता है लास्ट मिनट स्टडीज, एंड आपको बहुत सारे इंजीनियर्स की कहानी सुनने को मिल जाएगी कि लाइक हम लोगों ने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, एंड इवन आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी लाइक 5-5, 10 दिन पढ़ के लोग अगर टॉप नहीं भी करते हैं तो दे गेट इन 70s 80s। ठीक है, तो मैं मेडिकल के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेडिकल इससे कितना डिफरेंट है। लाइक मेडिकल में लास्ट मिनट स्टडीज चलती हैं कि नहीं, आपको पूरे साल भर ध्यान देना ही है?
या सेमेस्टर पूरे बिल्कुल ध्यान देना ही बहुत है? डिफरेंट है। हाँ। बिल्कुल पूरे साल ध्यान देना है, बिकॉज पूरे साल आपको सिखाया जाता है, पेशेंट करना होता है पूरे हम्म, साल आपको डिफरेंट क्लिनिकल वर्क करने होते हैं। और पूरे हम्म, साल आपको अगर पूरे साल भी नहीं, अगर मिड टर्म्स में आपको हर 2-3 महीने में एग्जाम भी हो रहे हैं, तो दैट इज वेरी क्रूशियल। और हम्म, बिल्कुल ये मैं आज की जो बच्चे जाने वाले हैं अभी पढ़ने के लिए मेडिकल और यू डेंटल में, उन्हें ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी इसे इंजीनियरिंग या बाकी फील्ड से कंपेयर मत कीजिए। हर फील्ड की अपनी एक वैल्यू होती है, हम्म, अपनी एक पहचान होती है। बट मेडिकल के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ये मत सोचिए कि एक दिन पढ़ेंगे और हम एग्जाम देने चले जाएंगे। नहीं काम करने वाला, ये बिल्कुल भी नहीं काम करने वाला। मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि जैसे हम काफी स्टार्टिंग से पढ़ते थे, हम्म, थोड़ा थोड़ा करके साल भर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते ही थे। और हम्म, एग्जाम के 1-2 महीने पहले से ही काफी घंटे हम पढ़ने के लिए लगाते थे। हम्म, कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आकर बैठते थे, पढ़ते थे। आई एम टेलिंग यू पर्सनली, जब मैंने एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करी तो मैं 12 to 14 आवर्स इन अ डे पढ़ती थी फॉर एंट्रेंस। तो अ, बहुत पढ़ना होता है, वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब स्टडीज, यहाँ प्रोफेशन जहाँ पे आपको काफी टाइम देना पड़ेगा अपनी लाइफ का। आपको काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, काफी छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो आपको काफी टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में बिल्कुल भी इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती। और इवन इवन आप कॉलेज में हैं, आपका एग्जाम होने वाला है, कोई मिड टर्म एग्जाम होने वाला है, या फिर फाइनल एग्जाम होने वाला है, एक दिन में बिल्कुल भी इसकी पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट होते हैं इसमें। एक ही सब्जेक्ट के दो दो बुक्स होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। तो आपके भी सिक्स बिल्कुल मंथ भी वो सेमेस्टर्स कंप्लीट रहते नहीं हैं होने वाला। आप और लोगों के? 6 मंथली सेमेस्टर्स रहते जी, हैं आप लोगों के? हमारा जी नहीं नहीं, मिड टर्म मतलब सेमेस्टर वाइज नहीं होता, ये ईयरली वाइज ही होता है। ओके, फुल ईयर रहता है आप लोगों का? बट साल में मतलब छोटे छोटे मतलब एग्जाम्स होते रहते हम्म, हैं, एंड इंटरनल एग्जाम्स जिन्हें कहते हैं। पर फाइनल एक ही एग्जाम होता है साल के एंड में। इसमें भी पेपर बैक का सिस्टम रहता है कि पूरा साल गया अगर पेपर नहीं क्लियर कर पाया कोई तो? जी नहीं, यहाँ पे पेपर बैक का सिस्टम रहता है, मतलब आपको सप्लीमेंट मतलब मिलता है। मिलता जैसे है? मैं बैंगलोर में पढ़ी हूँ, मैं आरजीएचएस के अंदर थी, एंड की वन ऑफ द टफेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर आप एक सब्जेक्ट में दिया जाता है सप्लीमेंट्री, मतलब आप कॉलेज मतलब आप नेक्स्ट ईयर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, पर आप 6 महीने बाद आपको वो एग्जाम देना है। लेकिन अब एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको बैक लगती है, तो 6 मंथ्स का बैक लग जाता है। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो फिर 6 मंथ बाद एग्जाम होता है। तो लाइक दैट, इफ अगेन आपको 6 मंथ्स बाद बैक लगता है, तो आपको ईयर बैक हो जाता है ओके, ऐसा। okay. Thank you, Dr. Lavana, for being with us, and all the best for your future. Thank you for giving interview. थैंक यू सो It मच। would help lot of people. थैंक यू। So, thanks all.